नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 9 में, जहां हम OFDM सिस्टम्स के बारे में और मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन सिस्टम्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चरों में पढ़ा था, हमने जनरली सिंगल कैरियर सिस्टम्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त की थी। जब मैं सिंगल कैरियर सिस्टम्स के बारे में जब मैं बोलता हूं, उसका मतलब ये होता है जैसे क्वैम सिस्टम्स हो जाए, PSK सिस्टम्स हो जाए, जहां आप कोई भी सिस्टम्स आप ले, तो पहले अगर आप याद करोगे एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स का ब्लॉक डायग्राम, एक बेसिक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स का ब्लॉक डायग्राम जनरली इस तरह से हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कोई बिट्स आ रही है, कोई भी एक बिट्स आ रही है, तो बिट्स को आप मैं कुछ स्टेप्स इसमें ओमिट कर रहा हूं। जैसे बिट्स के बाद आप जनरली सोर्स इनकोडिंग करते हैं या चैनल इनकोडिंग करते हैं। मैं जनरली मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन पे फोकस रखूंगा। तो बिट्स को बेसिकली आप सोर्स इनकोडिंग और चैनल इनकोडिंग के बाद मॉड्यूलेट करते हो। मॉड्यूलेट आप जनरली या तो QPSK कर सकते हो, या तो क्वैम कर सकते हो, या तो अत्यधिक और कोई मॉड्यूलेशन से, या तो नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन जैसे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, PSK, GMSK मॉड्यूलेशन, या तो लीनियर मॉड्यूलेशन जैसे मैंने बताया QPSK क्वैम से मॉड्यूलेट करते हो। फिर उसे आप अगर रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो बेसिकली आप कोसाइन से मल्टीप्लाई करते हो, इससे कोसाइन 2 पाई FCT से, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे साइन 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई करके सम करके आप एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल भेज देते हो। तो बेसिकली साइन कोसाइन बेसिकली आप कन्वर्शन का काम करते हैं और इसी सिग्नल को भेज देते हो। वैसे ही रिसीवर में आप पहले डाउन कन्वर्ट करते हो, फिर उसे डीमॉड्यूलेट करते हो, फिर वापस से बिट्स में कन्वर्ट करते हो। तो जनरली ये एक सिंगल कैरियर सिस्टम है। सिंगल कैरियर सिस्टम का बोलने का मतलब ये है कि आप एक समय में एक सिंबल जनरली भेजते हो। तो आप जैसे कोई भी सिस्टम क्वैम हो जाए तो एक समय पे आप एक सिंबल भेजते हो, और उसकी जनरली सिंबल ड्यूरेशन जैसे हम बोल सकते हो कि सिंबल ड्यूरेशन TS होती है, और उसका डेटा रेट 1/TS RS इक्वल टू 1/TS, यानी उसका जो सिंबल रेट होती है जनरली RS सिंबल्स पर सेकेंड इससे वो सिंबल्स जाती है। तो एक सिंगल कैरियर सिस्टम हो जाए। बट हमने एक चीज और पढ़ा था कि एक सिंगल कैरियर सिस्टम्स का एक मेजर ड्रॉबैक ये होती है कि अगर आपने जैसे आजकल के सिस्टम्स की बात करें, 4G सिस्टम्स की बात करें या 5G सिस्टम्स की बात करें, उसमें डेटा रेट की जो रिक्वायरमेंट है प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जैसे आपको आजकल कोई मूवी डाउनलोड करनी है या तो रियल टाइम मैच देखनी है, तो आपको गीगाबिट्स पर सेकंड की रिक्वायरमेंट जनरली होती है। अगर आपको गीगाबिट्स पर सेकंड की रिक्वायरमेंट होती है तो बेसिकली आपको सिंबल रेट है वो कुछ 100 मेगा सिंबल्स पर सेकंड या थाउजेंड्स ऑफ मेगा सिंबल्स पर सेकंड भेजने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हाई डेटा रेट में जैसे आपकी सिंबल रेट बढ़ती है, और हमने ये देखा भी जैसे आपकी सिंबल रेट बढ़ेगी तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। जैसे आपको कोई सिंबल्स, अगर मैं सब कुछ आइडियल समझू, आइडियल फिल्टरिंग वगैरह समझू, अगर समझिए आपकी सिंबल रेट रिक्वायरमेंट 1 गीगा सिंबल्स पर सेकेंड है। सिमिलरली आपको बैंडविड्थ अगर सब कुछ आइडियल है तो आपको 1 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ेगी, अराउंड 1 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ेगी। तो बैंडविड्थ इतनी रिक्वायरमेंट की वजह से अब क्या होगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप जैसे आपकी बैंडविड्थ बढ़ेगा, सिग्नल की बैंडविड्थ बढ़ेगी, तो आपकी जो कोहेरेंस बैंडविड्थ है चैनल की जनरली कांस्टेंट रहती है। कोहेरेंस बैंडविड्थ कांस्टेंट का मतलब जनरली वो चैनल डिपेंडेंट होती है, जहां आपके ऑब्स्टिकल्स पे डिपेंड होता है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड होती है। तो जैसे जैसे आपके सिग्नल की बैंडविड्थ बढ़ेगी और आपकी जो चैनल है वो जनरली हम जैसे मैंने बताया वो कोहेरेंस बैंडविड्थ के माध्यम से जाना जाता है। जैसे जैसे आपकी बैंडविड्थ बढ़ेगी तो बहुत चांसेस है कि आपकी जो सिग्नल की बैंडविड्थ है, अगर मैं इसे BS से डिनोट करता हूं, अगर आपकी सिग्नल की बैंडविड्थ है वो मोस्ट लाइकली आपकी चैनल की बैंडविड्थ से ज़्यादा होगी। तो कोहेरेंस बैंडविड्थ और चैनल जिससे हमने पढ़ा था वो जैसे आपकी सिग्नल बैंडविड्थ बढ़ गई, समझे आपकी सिग्नल बैंडविड्थ 1 गीगाहर्ट्ज की रिक्वायरमेंट है और कोहेरेंस बैंडविड्थ फ्यू मेगाहर्ट्ज ही है, तो ये जनरली ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा, और इसकी वजह से ये चैनल जो हो जाएगी वो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है सिंगल कैरियर सिस्टम्स का, क्योंकि सिंगल कैरियर सिस्टम्स में जैसे जैसे हम डेटा रेट बढ़ाएंगे, अगर जैसे डेटा रेट की आवश्यकता बढ़ेगी
वैसे वैसे आपकी बैंडविड्थ की आवश्यकता भी बढ़ेगी, और जैसे आपकी बैंडविड्थ की आवश्यकता बढ़ेगी तो मोस्ट लाइकली ये चैनल आपकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी कोहेरेंस बैंडविड्थ, सेम कोहेरेंस बैंडविड्थ के लिए जब आपकी सिग्नल बैंडविड्थ बढ़ रही है तो ये चैनल फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल बन जाएगा। और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल की वजह से इसमें इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस, इसकी वजह से इसमें इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस का इंपैक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से इसमें इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस का इंपैक्ट पड़ेगा। और इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस हमने देखा था बहुत ही सॉर्ट ऑफ हानिकारक है एक वायरलेस चैनल के लिए, और उसकी वजह से आपके क्या होगा, दो सिंबल आपस में इंटरफेयर करेंगे और उसकी वजह से आपको इररेड्यूसिबल एरर फ्लोर हो जाएगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है सिंगल कैरियर सिस्टम्स में, जो हमने अभी तक पढ़ा था, जहां हम QPSK या PSK मॉड्यूलेट करके सिग्नल भेजते हैं एज इट इज, और उसकी वजह से अगर आपकी बैंडविड्थ डेटा रेट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से आपकी चैनल जो है वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल में तब्दील हो जाएगी, और उसकी वजह से आपको इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और उसकी वजह से आपकी जो बिट रेट में काफ़ी हद तक डिग्रेडेशन हो जाएगी। जैसे मैंने बोला BER आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, और इररेड्यूसिबल एरर फ्लोर भी आपकी बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से हमें अब कुछ नए ऑल्टरनेटिव सोचने पड़ेंगे, ताकि आप हाई डेटा रेट ट्रांसमिशन भी मेंटेन कर सके और आपको इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस की प्रॉब्लम भी ना झेलनी पड़े। एक सॉल्यूशन इसका है कि आप रिसीवर पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम डोमेन इक्वलाइजर्स का प्रयोग करें, जिसकी वजह से आप जो इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस हो रही है और इसकी वजह से जो इररेड्यूसिबल एरर फ्लो हो रही है उसको कम कर सके। बट टाइम डोमेन इक्वलाइजर्स की जब हम बात करें और टाइम डोमेन इक्वलाइजेशन की बात करें रिसीवर, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, खासकर जब आपका चैनल काफ़ी हद तक रैंडमली चेंज हो रहा है और आपके नंबर ऑफ मल्टीपाथ्स काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेटेड टाइम डोमेन इक्वलाइजर्स रिसीवर में हम प्रयोग कर सकते हैं इसको एलिविएट करने के लिए सिंगल कैरी सिस्टम्स में, वो जनरली इतना ईजी नहीं है, वो काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, उसकी वजह से आपकी रिसीवरी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है? हमें जब हाई डेटा रेट भी चाहिए, और बेसिकली क्योंकि हमें हाई डेटा रेट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एक मूवी डाउनलोड करना है या रियल टाइम मैच देखना है, जो रिक्वायरमेंट है 4G 5G सिस्टम्स में। आप रियल टाइम कॉल करना चाहते हो, फिर रियल टाइम मैच देखना चाहते हो, रियल टाइम डाटा डाउनलोड करना चाहते हो, रियल टाइम कोई मूवी देखना चाहते हो, या कुछ भी आप रियल टाइम गेमिंग करना चाहते हो, तो उसकी वजह से आपको हाई डेटा रेट चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप डेटा रेट बढ़ाओ, जैसे मैं बताया, आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी आपकी चैनल फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल की तरफ बदल जाएगा, और उसकी वजह से आपको इररेड्यूसिबल एरर फ्लो यानी बिट रेट परफॉर्मेंस काफ़ी खराब हो जाएगी और आपकी चैनल्स में काफ़ी एरर हो जाएंगे। इसके लिए हम एक नया टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिससे हम कहते हैं मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन। तो इसके बारे में चले और अत्यधिक जानकारी हम इस लेक्चर में प्राप्त करते हैं। तो वाई मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन, जैसे मैंने बताया, कंसीडर लीनियरली मॉड्यूलेटेड सिंगल कैरियर सिस्टम। जैसे मैंने बताया, एक चलिए आप इमेजिन करते हैं आपके पास एक सिंगल कैरियर सिस्टम है जहां आपने QPSK क्वैम के द्वारा मॉड्यूलेट किया सिग्नल को, फिर उसको ट्रांसमिट किया और फिर उसको रिसीव किया एक चैनल के माध्यम से। समझिए उसका कोई डेटा रेट था R और उसकी जो सिग्नल की बैंडविड्थ थी BS, और जो चैनल बैंडविड्थ, जो चैनल कोहेरेंस बैंडविड्थ जो हमने पहले पढ़ा था फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल या फ्लैट फीडिंग चैनल में, उसकी समझिए बैंडविड्थ BC थी। और समझिए क्योंकि आपकी डेटा रेट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपकी सिग्नल बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से आपकी जो सिग्नल बैंडविड्थ है वो कोहेरेंस बैंडविड्थ से कहीं ज़्यादा है। और जैसे मैंने बताया आपको पहले कि जैसे ही आपकी सिग्नल बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से कहीं ज़्यादा है तो चैनल बेसिकली फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल हो जाएगा। Hence the signal experiences frequency selective feeding। जैसे मैंने बताया, इसकी वजह से आपका जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग महसूस करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस जनरेट होगा। इसकी वजह से दो सिंबल जो आप भेज रहे हो एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे, और उसकी वजह से आपका इररेड्यूसिबल एरर फ्लो बढ़ जाएगा। तो उसके वजह मैंने एग्जाम्पल दिखाया, ये इक्वेशन 2.13 में भी मैंने बताया था जब हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग और फ्लैट फीडिंग के बारे में पढ़ा था। तो देखेंगे जैसे सिग्नल बैंडविड्थ आपकी ज़्यादा है, BS हर्ज है, जस्ट ये पिक्टोरियल है, अगर सिग्नल बैंडविड्थ BS है और चैनल बैंडविड्थ BC है, इसमें आप देख रहे हो कि BS काफ़ी ज़्यादा बड़ा है BC से। उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा x ऑफ f इंटू h ऑफ f, क्योंकि x ऑफ f की बैंडविड्थ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू h ऑफ f में, तो यहाँ क्लिपिंग हो जाएगा, और उसकी वजह से जो आपको सिग्नल मिलेगा वो एक
क्लिप्ड वर्जन ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। एक जो साइड क्लिप हो गई है, तो आप देखोगे भले ही आपने x ऑफ f भेजा हो, बट आपको जो रिसीव होगा वो r ऑफ f है, क्योंकि आपकी जो सिग्नल बैंडविड्थ थी वो चैनल बैंडविड्थ से ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से सिग्नल क्लिप हो गई है और उसकी वजह से आपको जो रिसीवर मिलेगी वो एक डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल है। जो आपको रिसीवर मिल रही है वो एक डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल है। ये पिक्टोरियल वो बहुत अच्छी तरीके से बतलाता है। तो जैसे मैंने बताया, तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का प्रयोग करें। तो द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन इज टू अचीव हाई डेटा रेट्स एंड मिटिगेट इंटर सिंबल इंटरफेरेंस इन ब्रॉडबैंड चैनल्स। जैसे मैंने बताया, जब आपको हाई डेटा रेट चाहिए और वो हाई डेटा रेट आपको सिंगल कैरियर सिस्टम से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और चैनल फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग बन गया है, तो इसके लिए हमें मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। और मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन क्या होता है, मैं आगे की स्लाइड्स में और इसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको सिंगल कैरियर सिस्टम्स में इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को मिटिगेट करना है, तो आपको कॉम्प्लेक्स टाइम डोमेन इक्वलाइजर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने वो मेंशन किया है कि, और ये इक्वलाइजर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है डिज़ाइन करना, टाइम डोमेन इक्वलाइजर डिज़ाइन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और इसे खासकर जब आपके चैनल जो टाइम वेरिंग रहेगा या नंबर ऑफ मल्टीपास बहुत ज़्यादा है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी और बढ़ जाएगी सिंगल कैरियर सिस्टम्स में। तो यही मैंने यहाँ पर बताया, हाउ मोर इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एक्यूरेट वेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ इक्वलाइजर स्टेप्स इन रैंडमली टाइम वेरिंग चैनल। इक्वलाइजर्स की जो वेट्स है, आपको जनरली हर एक इक्वलाइजर में कुछ एडेप्टिव फिल्टरिंग सॉर्ट ऑफ यूज़ करना पड़ता है रिसीवर पे, खासकर जब आपका चैनल टाइम वेरिंग है और नंबर ऑफ मल्टीपास बहुत ज़्यादा है, तो ये जो वेट असाइनमेंट इतना ईजी नहीं होता है और ये वेरी होता है एज कम्पेयर टू जस्ट लाइक वेरिएशन इन द चैनल। For these reasons, most emerging high-rate wireless systems uses multi-carrier modulations like OFDM। इसी की वजह से, क्योंकि आपको सिंगल कैरियर सिस्टम्स के जो ड्रॉबैक है, जो हमने देखा, खासकर जब आपकी डेटा रेट रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है और आपके रिसीवर पे हाई कॉम्प्लेक्सिटी टाइम डोमेन इक्वलाइजर्स का प्रयोग करना पड़ता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम जनरली मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस लाइक OFDM का प्रयोग करते हैं। और OFDM एक मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी आज के लेक्चर में और नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में प्राप्त करेंगे, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन स्कीम है, काफ़ी जगह प्रयोग हो रहा है इसका। अगर आप 4G स्टैंडर्ड्स की बात करें, 5G स्टैंडर्ड्स की बात करें, वाईफाई की बात करें, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट की बात करें, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट की बात करें, और इनफैक्ट पावर लाइन कम्युनिकेशन, लाइफ सब में आजकल OFDM का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं पहले मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस के बारे में, और उसके बाद हम मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस को किस तरह से OFDM के माध्यम से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन, जैसे मैंने बताया, मल्टी कैरियर इसका मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल कैरियर्स एक साथ भेज रहे हैं। ये मल्टी कैरियर का अगर नाम से आप देखोगे तो इसमें मल्टीपल कैरियर्स है। अभी तक हमने देखा सिंगल कैरियर सिस्टम, जहां आप एक सिंगल सिंबल एक बार में एक सिंबल भेजते हो। मल्टी कैरियर का मतलब है कि आप मल्टीपल कैरियर्स यानी मल्टीपल सिंबल्स एक साथ भेज रहे हो थ्रू पैरेलल चैनल्स। इसका मतलब ये होता है। तो जैसे मैंने बताया, बेसिक आइडिया ऑफ मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन, एक बेसिक आइडिया मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का ये है कि आप एक जो ट्रांसमिटेड बिट स्ट्रीम है उसको पैरेलल सब चैनल्स में डिवाइड कर लोगे। तो जैसे आपकी कोई बिट स्ट्रीम आ रही है, सिंबल्स आ रही है, जैसे कोई भी एक सिंबल, आप क्वैम सिंबल्स ले लो या QPS के सिंबल्स या 16PS के सिंबल्स, कोई भी आप सिंबल्स ले लो, तो उसे आप जनरली पैरेलल स्ट्रीम्स में डिवाइड कर लोगे। और ये पैरेलल स्ट्रीम्स को हम जनरली सब चैनल्स भी बोलते हैं, सब कैरियर्स भी बोलते हैं। और ये स्ट्रीम्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि एक स्ट्रीम दूसरे स्ट्रीम से ऑर्थोगोनल होती है। इसके बारे में भी हम और आगे स्लाइड्स में और पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपके एक सिंगल कैरियर सिस्टम को हम बेसिकली एक मल्टी कैरियर सिस्टम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपकी जो मल्टी कैरियर सिस्टम्स में ये एश्योर करते हैं कि हर एक जो सब स्ट्रीम है, जो मल्टीपल सब स्ट्रीम से या मल्टीपल सब कैरियर से या मल्टीपल सब चैनल से, वो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। द नंबर ऑफ सब चैनल्स आर चूजन सच अ वे that each sub-channel has a bandwidth less than the coherence bandwidth of the channel, so the sub-channel experiences relatively flat fading। तो हम ये करते, समझिए आपके सिंगल कैरियर सिस्टम्स की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा थी, जैसे मैंने बताया कि समझिए 1 गीगा सिंबल्स पर सेकंड आपको ट्रांसमिट करना था, उसके लिए मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट अराउंड 1 गीगाहर्ट्ज़ है। तो 1 गीगाहर्ट्ज़ में आपको जनरली फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग का सामना करना पड़ता था। अब हम इसमें ये करेंगे कि आपकी जो 1 गीगाहर्ट्ज़
या 1 गीगा सिंबल्स पर सेकंड की जो रिक्वायरमेंट थी उसे हम ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे स्ट्रीम्स में। वो हम सिंस हम वो पैरेलली ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जैसे एग्जांपल समझिए आपके इनकमिंग डेटा रेट 1 गीगा सिंबल्स पर सेकंड की आपकी डेटा भेजना था आपको, तो आप क्या करोगे 1 गीगा सिंबल्स पर सेकंड को आप पैरेलली डिवाइड कर दोगे 100 मेगा सिंबल्स पर सेकंड में। तो आपको ऐसे 10 स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, तब आप 1 गीगा सैंपल्स पर सेकंड का डेटा रेट आप आराम से भेज सकते हो। तो जो मैंने पैरेलल स्ट्रीम 10 पैरेलल स्ट्रीम बना दिया और हर एक स्ट्रीम में 100 मेगा सिंबल्स पर सेकंड का डेटा मैं भेज रहा हूं। तो इससे क्या होगा, ये लो डेटा रेट भी हो गया और पर स्ट्रीम की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है। एज लॉन्ग एज ये बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आपके कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम है, तो हर एक जो स्ट्रीम है, हर एक जो पैरेलल स्ट्रीम है, वो जनरली फ्लैट फीडिंग का सामना करेगी। उसकी वजह से उसमें कोई इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी नहीं होगा और उसकी वजह से कोई बी या डिग्रेडेशन भी नहीं होगा एज कंपेयर टू सिंगल कैरियर सिस्टम्स। सब कैरियर सब चैनल्स इन मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक सब कैरियर एक दूसरे के कंटिन्यूअस बैंड्स पे है। नॉन कंटिन्यूअस सब कैरियर्स का भी प्रयोग जनरली होता है। हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। ये जनरली कैरियर एग्रीगेशन के माध्यम से भी जाना जाता है, जो LTE एडवांस में काफ़ी हद तक इसका प्रयोग होता है और 5G में भी इसके लिए कुछ जानकारी दी गई है। मल्टी कैरियर टेक्निक्स कैन कॉम्बैट हॉस्टल फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग इनकाउंटर्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने बताया, मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन जनरली आपकी जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग का जो इम्पैक्ट है, जो हमने देखा सिंगल कैरियर सिस्टम से, उसे काफ़ी हद तक एलिविएट कर देता है, क्योंकि आपने एक सिंगल कैरियर सिस्टम्स को मल्टी कैरियर सिस्टम्स में कन्वर्ट कर दिया है। हर एक जो सब स्ट्रीम है, हर एक जो सब चैनल है, हर एक जो सब कैरियर है, वो लो डेटा रेट में आप भेज रहे हो। क्योंकि आप लो डेटा रेट में भेज रहे हो, उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है और सिंस उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है, उसकी वजह से आपकी जो ये बैंडविड्थ होगी वो कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम होगी। तो हर एक जो चैनल है वो एक जनरली फ्लैट फीडिंग चैनल की तरह बिहेव करेगा और इसीलिए ये काफ़ी हद तक पॉपुलर है, स्पेशली फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन से बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप हाई डेटा रेट सेम चैनल में एक हाई डेटा रेट ट्रांसमिशन भेज सकते हैं, क्योंकि आपने जिस हाई डेटा रेट को लोअर स्मॉलर डेटा रेट्स में ब्रेक कर दिया। बट ये सिंस ये पैरेलली आप भेज रहे हो तो डेटा रेट में कोई चेंज नहीं आया है, बट आपका इसमें एक फायदा ये हो गया है क्योंकि हर एक सबस्ट्रीम में आपको फ्लैट फीडिंग चैनल मिलेगा। तो इसका और डिस्क्रिप्शन मैं इस स्लाइड्स में देता हूं। तो जैसे आपको समझिए, आपका एक, जैसे मैंने बताया पिछले एग्जांपल में, मैंने बताया कि आपके समझिए एक हाई डेटा रेट स्ट्रीम आ रही थी जिसकी डेटा रेट 1 गीगा सिंबल्स पर सेकंड थी। मैंने उसको हर एक स्ट्रीम 100 मेगा सिंबल्स पर सेकंड में ब्रेक कर दी, तो मुझे n उसमें 10 चाहिएगा, क्योंकि आपकी एक सिंगल सिंबल्स 1 गीगा सिंबल्स पर सेकंड में डेटा आ रहा था आपके पास, तो मैंने उससे 10 छोटे छोटे स्ट्रीम में ब्रेक कर दिया और हर एक स्ट्रीम की जो डेटा रेट होगी अब 100 मेगा सिंबल्स पर सेकंड होगी। तो इसकी वजह से आपकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, जैसे अगर ओरिजिनल आपको 1 गीगा सिंबल्स पर सेकंड के लिए अगर बैंडविड्थ 1 गीगाहर्ट्ज लग रही थी, 1 गीगाहर्ट्ज लग रही थी, अब हर एक इसके लिए अराउंड आपको 100 सिर्फ मेगाहर्ट्ज ही लगेगी। हर एक सब स्ट्रीम में आपको बैंडविड्थ जो लगेगी वो 100 मेगाहर्ट्ज ही लगेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर भी वो बताया है, समझिए आपको ओरिजिनल 1 गीगा सिंबल्स पर सेकंड थी, अगर मैंने N10 का प्रयोग किया और ये 1 गीगा सिंबल्स पर सेकंड थी, तो आपको हर एक सब चैनल में बैंडविड्थ जो रिक्वायरमेंट होगी वो अराउंड 100 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट थी वो 1 गीगाहर्ट्ज थी, लेकिन आपने वो 1 गीगाहर्ट्ज को 10 में ब्रेक कर दिया, 10 सबस्ट्रीम में ब्रेक कर दिया, तो हर एक जो सबस्ट्रीम की रिक्वायरमेंट है वो बस 100 मेगा सिंबल्स 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास होगी। और डेटा रेट भी हर एक सबस्ट्रीम का, जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1 गीगा सिंबल्स पर सेकंड थी, आपने 10 में ब्रेक कर दिया, तो Rn की वैल्यू आ जाएगी 100 मेगा सिंबल्स पर सेकंड। तो अगर आपकी n की वैल्यू काफ़ी लार्ज है, इसमें मैंने 10 एज्यूम किया, अगर समझिए आपको और ब्रेक करना था, अगर आपको समझिए आपको आप n इक्वल टू 100 ले लेते थे, पर यहाँ पर मैंने n इक्वल टू 10 लिया है, अगर मैं n इक्वल टू 100 ले लेता था तो आपकी जो हर एक स्ट्रीम की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट वो बस 10 मेगा हर्ट्ज हो जाती थी और जो डेटा रेट आपके हर एक स्ट्रीम में जो जाती थी वो हो जाती थी 10 मेगा सिंबल्स पर सेकेंड। जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे, आप वो
आप हर एक स्ट्रीम में उसका डेटा जो हर एक जो सब स्ट्रीम जनरेट होगा उसका डेटा रेट कम हो जाएगा और हर एक सब स्ट्रीम की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगी, क्योंकि हर एक स्ट्रीम के जहाँ बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो जा रही है और हर एक स्ट्रीम में डेटा रेट कम जा रहा है, तो आपकी जो बैंडविड्थ होगी BN हर एक स्ट्रीम की, वो मोस्ट लाइकली आपकी कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हर एक सबस्ट्रीम जो होगा वो फ्लैट फेडिंग चैनल की तरह बिहेव करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सिंगल कैरियर सिस्टम्स में देखा, क्योंकि आपकी डेटा रेट बहुत ज़्यादा थी और आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, तो बहुत चांसेस थे कि आपकी जो चैनल है वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग बन जाएगा, क्योंकि बैंडविड्थ कहीं ज़्यादा थी कोहेरेंस बैंडविड्थ से। अब हमने क्या किया है कि वो सिंगल कैरियर सिस्टम्स को मल्टी कैरियर सिस्टम से ब्रेक कर दिया है और हर एक सबस्ट्रीम है उसकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो 1/n हो गई है ओरिजिनल बैंडविड्थ के मुकाबले। क्योंकि उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो गई है, तो मोस्ट लाइकली जो हर एक सबस्ट्रीम है उसकी बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम होगी। इसकी वजह से हर एक सबस्ट्रीम जो होगा वो एक फ्लैट फीडिंग चैनल की तरह बिहेव करेगा। तो उसके ऑपोजिट वे में देखें हम, तो जो आपकी सिंबल ड्यूरेशन थी, अगर आपकी क्योंकि आपकी बैंडविड्थ कम हो गई हर एक सबस्ट्रीम की, तो उसकी सिंबल ड्यूरेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो सिंबल ड्यूरेशन एक होगा वो TN = 1/BN, वो भी कहीं ज़्यादा होगा आपके चैनल डिले स्प्रेड है। ये बस टाइम फ्रीक्वेंसी एनालॉगस है, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो गई है तो आपके सिंबल ड्यूरेशन हर एक पैरेलल सबस्ट्रीम की बढ़ गई है और जनरली उस सिंबल ड्यूरेशन जो होगी आपके डिले स्प्रेड से ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से भी वो फ्लैट फीडिंग चैनल होगा। ये हमने यहाँ पर ही पढ़ा था कि आप फ्लैट फीडिंग चैनल को किस तरह क्वांटिफाई कर सकते हैं, जब आपकी सिग्नल बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम होगी, या तो आपकी सिंबल ड्यूरेशन है वो जो आपकी डिले स्प्रेड है उससे ज़्यादा होगी। क्योंकि आपकी सिंबल बैंडविड्थ हर एक पैरेलल सबस्ट्रीम की कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम हो गई है, तो उसकी वजह से आपकी जो सिंबल ड्यूरेशन होगी हर एक सबस्ट्रीम की वो जनरली बढ़ जाएगी और उसकी वजह से वो आपकी डिले स्प्रेड जो चैनल डिले स्प्रेड से उससे ज़्यादा होगी। क्योंकि ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो जनरली आपकी जो चैनल जो आपकी हर एक सबस्ट्रीम पे जो आपको मिलेगा वो है फ्लैट फीडिंग चैनल। हर एक सबस्ट्रीम पे जो आपको मिलेगा वो है फ्लैट फीडिंग चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मल्टीकैरियर मॉड्यूलेशन की हमने बात की, जहां आप एक सिंगल कैरियर स्ट्रीम्स को मल्टीपल कैरियर्स में ब्रेक कर रहे हो, नंबर ऑफ मल्टी कैरियर स्ट्रीम्स वो उसकी आप उसको n की तरह से डिनोट कर देते हो। n डिसाइड करता है आपके कितने नंबर ऑफ स्ट्रीम्स होंगे और हर एक स्ट्रीम में क्या डेटा रेट होगा और क्या बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होगी। तो इस टाइप का मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन जनरली आपके डेटा रेट में कोई चेंज नहीं लाता है। जो आपके डेटा रेट पहले थी सिंगल कैरियर सिस्टम्स में, वही मल्टी कैरियर सिस्टम्स में भी रहती है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन आपकी डेटा रेट में वृद्धि ले आता है। मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन आपकी डेटा रेट में वृद्धि नहीं लाता है। मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या करता है कि एक सिंगल कैरियर सिस्टम्स को मल्टीपल कैरियर्स में बस ब्रेक कर दे रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि हर एक मल्टी कैरियर स्ट्रीम अब उसमें जो डेटा रेट की रिक्वायरमेंट वो कम हो गई है और उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है, तो हर एक जो सबस्ट्रीम है वो फ्लैट फीडिंग चैनल की तरह बिहेव करेगा चैनल के पास होने के बाद। उसकी वजह से आपको रिसीवर पे डिज़ाइन काफ़ी सिंपल बन जाएंगी और आप हाई डेटा रेट सिग्नल भेज सकते हो बिना कोई इंटर सिंपल इंटरफ्रेंस के और बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइम डोमेन इक्वलाइजर्स की जरूरत के। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन है, ये है बेनिफिट है मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का। तो जैसे मैंने बताया, मैंने एक सिंगल कैरियर सिस्टम्स का उदाहरण लिया था, अब मैं मल्टी कैरियर सिस्टम्स का उदाहरण लूंगा फॉर अ सेम चैनल। क्योंकि आपने जैसे आपका डेटा रेट आ रहा था R बिट्स पर सेकंड, जैसे हमने एग्जांपल दिया बहुत सिंपल, अगर आपकी 1 गीगा सिंबल्स पर सेकंड का डेटा रेट रिक्वायरमेंट है, अगर 1 गीगा बिट्स पर सेकंड का अगर मैं ले तो BPS के ट्रांसमिशन तो आपको जो बैंडविड्थ चाहिए था वो अराउंड 1 गीगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ चाहिए थी। नाउ मैंने इसको क्या किया, n सपोज मैंने 100 लिया है, तो आपके हर एक जो पैरेलल सबस्ट्रीम में उसकी डेटा रेट रिक्वायरमेंट हो गई है 10 मेगाबिट्स पर सेकंड अगर मैं BPS के बोलूँ, या 10 मेगा सिंबल्स पर सेकंड अगर कोई और मॉड्यूलेशन जैसे QPS के या तो फिर 16 कम की बात करूँ। तो हर एक सबस्ट्रीम में आप जनरली लो डेटा रेट, नाउ सिंस आपका ये डेटा रेट रिक्वायरमेंट 10 मेगाबिट्स पर सेकंड होगी तो बैंडविड्थ इसमें रिक्वायरमेंट जनरली 10 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। तो आपने जो 1 गीगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट थी उससे आपने ब्रेक करके पैरेलल स्ट्रीम से भेजने की वजह से हर एक स्ट्रीम में उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट 10 मेगाहर्ट्ज़ की हो गई। अब मैं एक सिंगल स्ट्रीम की बात करूँ, ऐसे पैरेलल स्ट्रीम्स हो गए, एक सिंगल स्ट्रीम की बात करूँ, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो गई है, BS/n हो गई। BS आपकी अगर 1 गीगाहर्ट्ज़ थी, अगर मैंने 100 लिया तो आपकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो बस 10 मेगाहर्ट्ज़ हो गई है।
और आपकी कोहेरेंस बैंडविड्थ अगर समझिए 100 मेगाहर्ट्ज भी थी, क्योंकि आपकी जो सिग्नल बैंडविड्थ पैरेलल स्ट्रीम की वो कम हो गई है, तो आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो है फ्लैट फेडिंग चैनल। तो आप देखोगे ये सिग्नल मैंने भेजा एक्स ऑफ एफ और ये एच ऑफ एफ की बैंडविड्थ कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स ऑफ एफ में। तो आर एफ एफ जो आपको रिसीवर पे रिसीव होगा वो सेम सिग्नल होगा जो आपने ट्रांसमिट किया है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का सिंगल कैरियर मॉड्यूलेशन के मुकाबले, क्योंकि आपने पैरेलल स्ट्रीम्स को डिवाइड कर दिया लो डेटा रेट में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको आप हाई डेटा रेट सिग्नल भी भेज सकते हो बिना कोई चैनल डिस्टॉर्शन के, क्योंकि आपका जो हर एक स्ट्रीम है उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो गई है और वो आराम से कोई कोहेरेंस बैंडविड्थ जिसकी 100 मेगाहर्ट्ज चैनल है, जिसकी ज़्यादा है सिग्नल बैंडविड्थ से, वो आराम से भेज सकते हो बिना कोई डिस्टॉर्शन के। तो इसमें कोई इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस भी नहीं होगा और कोई जनरली इररिड्यूसिबल एरर फ्लोर भी नहीं होगा। मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण देना चाहूँगा इसको समझने के लिए। समझिए आपको कोई पैकेट भेजना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, और पैकेट आपको काफ़ी स्पीड में भेजना है और आप एक ही रास्ते से पूरे पैकेट भेजने की कोशिश कर रहे हो, और जो इसका आपको जिस रेट से पैकेट भेजना हो, समझिए आपको गीगा सिंबल या गीगा 1000 पैकेट, समझिए सिंपल लिखता हूँ मैं, 1000 पैकेट आपको 1 सेकंड में भेजना है। आपको 1000 पैकेट 1 सेकंड में भेजना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इतने स्पीड में एक ही रास्ते से पूरे पैकेट भेज रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है क्या कुछ ना कुछ पैकेट में डिस्टॉर्शंस आएंगी, क्योंकि आपने बहुत हाई स्पीड में पूरे पैकेट एक ही रास्ते से भेज रहे हो ना। इसके मुकाबले अगर मैं बोलूँ आपके पास 10 रास्ते हैं सेम पैकेट भेजने के लिए, तो आप क्या करोगे, हर एक रास्ते में आप क्या करोगे, सिर्फ 100 पैकेट भेजोगे ना। अब इसके सिंगल पैकेट के मुकाबले ये पैकेट का बेनिफिट ये है क्योंकि क्योंकि एंड में आपके 1000 पैकेट ही मिलने हैं, आपको 1000 पैकेट्स ही मिलेंगे 1 सेकंड में, लेकिन क्योंकि आप हर एक रास्ते में सिर्फ 100 पैकेट ही भेज रहे हो, तो ये लो डेटा रेट में आप भेज सकते हो ताकि आपके पैकेट में कोई डिस्टॉर्शंस ना आए, पैकेट में कोई खराबी ना आए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का एज कंपेयर टू सिंगल कैरियर मॉड्यूलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि अगर समझो आपको 1 गीगाबिट्स पर सेकंड का डेटा भेजना है, तो आप पहले सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर का प्रयोग करोगे, फिर आप उसको समझिए हर एक n की वैल्यू अगर मैंने 100 ली है, तो आप बेसिकली हर एक स्ट्रीम को आप 10 मेगाबिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे। फिर सिंबल मैपर का प्रयोग करोगे, बिट्स को आप सिंबल में कन्वर्ट करोगे, फिर बिट्स को सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद आप एक पल्स शिपिंग फिल्टर का प्रयोग करोगे जो आपके पल्स को शेप देगा। जैसे आपने देखा नाइक्विस्ट ISI पल्सेस, जैसे रेस्ट कोसाइन पल्सेस के, रूट रेस्ट कोसाइन पल्सेस की बात करूँ, तो जनरली आप उस तरह के पल्सेस का प्रयोग करोगे तो ताकि आप सिग्नल को टाइम लिमिट में कर दो। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे cos 2π f0t हर एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी बिन के साथ, और इसको फिर आप कंबाइन करके सिग्नल भेज दो। तो एक बहुत ही सिंपल मल्टी कैरियर ट्रांसमीटर है। तो इसमें जैसे आप देखोगे हमारे पास n पैरेलल चेन्स है, क्योंकि आपने एक हाई डेटा रेट स्ट्रीम को n पैरेलल स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया है और हर एक स्ट्रीम को आप अलग से मॉड्यूलेट कर रहे हो। हर एक स्ट्रीम में एक आप पल्स शेपिंग फिल्टर लगा रहे हो ताकि आप पल्स को टाइम डोमेन में लिमिट कर सको, ताकि उसको इनफाइनाइट बैंडविड्थ की जरूरत ना पड़े। और उसके बाद आप उसे हर एक में फ्रीक्वेंसी में आप कन्वर्ट कर रहे हो, एंश्योर कर रहे हो कि जो दो सिग्नल S0t और S1t में दोनों में जो डिफरेंस है वो बैंडविड्थ B का हो, Bn का हो, और उसके बाद आप इसको सम करके एक आउटपुट में भेज दे रहे हो। तो SOT जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मल्टी कैरियर सिग्नल्स है। तो SIT जो हर एक मल्टी कैरियर सिग्नल का हर एक मॉड्यूलेटेड बिट है। उसके बाद G जो है वो पल्स शिपिंग फिल्टर है, नाइक्विस्ट जो ऐसे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। उसके बाद कोसाइन 2π FIT 515 इज अ रैंडम फेज शिफ्ट फॉर ईच मल्टी कैरियर स्ट्रीम, और FIT जो है वो बेसिकली आप किस फ्रीक्वेंसी में इसे अप कन्वर्ट कर रहे हो। तो जनरली इसमें क्या होता है, FI की वैल्यू जो होती है वो जनरली F0 प्लस I BN होती है। BN जो होती है आपकी हर एक सब चैनल की बैंडविड्थ, और BN जनरली अगर आपकी सब कुछ सही है तो 1/TN
अगर इसकी बात करूँ मैं, अगर आपकी पल्स चिपिंग फिल्टर जो होती है उसकी अल्फ़ा 0 है तो इसकी वैल्यू ये होगी, अदरवाइज बी एन की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन टी एन। ये इसकी वजह से आपकी, तो बहुत सिंपल है एक्सप्रेशन ये। तो आपकी जो हर एक फ्रिक्वेंसी है इसे आप कन्वर्ट कर रहे हो, एफ आई की बात करूँ तो F0 एक सेंटर फ्रिक्वेंसी प्लस आई बी एन, आई यानी आई इक्वल टू 0 यानी पहला सब कैरियर हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 यानी सेकंड हो जाएगा, और हर एक सब कैरियर, हर एक सब चैनल एक दूसरे से बी एन बैंडविड्थ से डिफ्रेंशिएट करते हैं। और बी एन की जो वैल्यू होती है, अगर आपकी पल्स शेपिंग फिल्टर जो जी ओ टी लिया उसके अगर रोल ऑफ फैक्टर जिसे हम जनरली कहते हैं अल्फा, वो अगर 0 है तो 1 अपॉन टी एन होगी, अगर रोल ऑफ फैक्टर 1 है तो उसकी 1 प्लस, तो बी एन की वैल्यू हो जाएगी, अगर रोल ऑफ फैक्टर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन टी एन, और टी एन जो होती है वो एक सिंबल ड्यूरेशन है मल्टी कैरियर सिग्नल की। तो ये जब कंबाइन करते हैं तो हम इसे एक मल्टी कैरियर ट्रांसमीटर एसओएफटी के माध्यम से जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप जो मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन, आप जो सिग्नल भेजोगे वो इस तरह का दिखेगा बहुत, और क्योंकि आपने एक सिंगल सबस्ट्रीम को पैरेलल सबस्ट्रीम में डिवाइड कर दिया है तो इसमें n बिन्स है, इसको हम जनरली n बिन्स बोलते हैं। हर एक बिन की जो बैंडविड्थ होगी उसे हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, bn विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा अपॉन tn। अल्फा जो है जैसे मैंने बताया वो पल्स शिपिंग फिल्टर का रोल ऑफ फैक्टर है, अगर अल्फा इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम इसे जनरली रेक्टेंगुलर विंडो कहते हैं, तो bn की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन tn। bn जो है हर एक इसकी बैंडविड्थ है जैसे मैंने बताया। और जनरली सिंस हमने एक सिंगल कैरियर सिस्टम्स को मल्टीपल पैरेलल सबस्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया है तो आपकी जो bn जो होगी वो काफ़ी कम होगी कोहेरेंस बैंडविड्थ से, इसलिए हर एक जो सब चैनल होगी आपकी, कोई भी सब चैनल की बात करूँ वो जनरली आपकी फ्लैट फेडिंग महसूस करेगी, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड फेडिंग नहीं होगा इसमें, तो इसमें इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस, इररिड्यूसिबल एरर फ्लो नहीं होगा। तो इस तरह से हम एक मल्टी कैरियर सिस्टम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर मैं संक्षेप में समराइज करने की कोशिश करूंगा तो आप एक सिंगल कैरियर सिस्टम्स लेते हैं, वो आपके समझिए 1 गीगाबिट्स पर सेकंड या 1 गीगा सैंपल्स पर सेकंड, अगर पहले ही मैंने मॉडुलेट कर लिया है उसे, तो वो होता है, फिर उसे हम ब्रेक करते हैं n पैरेलल सबस्ट्रीम में। n की वैल्यू आप ज़्यादा बड़ी लोगे तो आपके हर एक सबस्ट्रीम की जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है या तो फिर डेटा रेट रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। आप n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं ले सकते हो, उसकी भी कोई रीजंस है, बिकॉज वो मैं आपको जब हम OFDM सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। जनरली आप एक n की वैल्यू एक रीजनेबल वैल्यू लेते हो ताकि आपकी हर एक जो सबस्ट्रीम है वो एक फ्लैट फीडिंग चैनल महसूस करें ताकि कोई इररिड्यूसिबल एरर फ्लो ना हो, और हर एक सबस्ट्रीम की जो बैंडविड्थ होती है हम उसे जनरली 1 अपॉन tn जो OFDM जो मल्टी कैरियर सिंबल ड्यूरेशन है उससे डिनोट कर सकते हैं। अगर आपने पल्स शिपिंग फिल्टर का प्रयोग किया है जिससे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था जी ऑफ टी का, उसका कोई रोल ऑफ फैक्टर होता है, वो आपकी पल्स को स्मूथ कर देती है ताकि आपकी रिसीवर पे आप आराम से उसे डिटेक्ट कर सको। तो जो आपकी हर एक सब चैनल की बैंडविड्थ है वो bn इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपन tn होती है। ठीक है, जो मल्टी कैरियर रिसीवर है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपल है, और fi की वैल्यू हमने जो देखा था वो f0 प्लस आई bn है, bn हमने देखा था 1 प्लस अल्फा tn है, tn आपका मल्टी कैरियर सिंबल ड्यूरेशन है, अल्फा आपका रोल ऑफ फैक्टर है। तो जैसे f0 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, f0 एज इट इज हो जाएगा, f1 की जो वैल्यू आएगी आपकी f1 इक्वल टू f0 प्लस bn यानी हर एक सब कैरियर की जो बैंडविड्थ है उसे हम जनरली bn से डिनोट कर रहे हैं, और सिमिलरली fn-1 f0 प्लस n-1 bn। तो जैसे आपने हर एक सब कैरियर को सेग्रीगेट कर दिया उसके फ्रिक्वेंसी के मुताबिक, तो आपको ये रिसीव होगा S0t प्लस N0t। S0t आपका जो आपका पहला मॉडुलेटेड सिग्नल था पहले सब कैरियर पे, ये सेकंड मॉडुलेटेड सिग्नल है जो सेकंड सब कैरियर पे, सिमिलरली n-1 मॉडुलेटेड सिंबल है n-1 सब कैरियर पे। फिर आप उसको डिमॉडुलेट करोगे, समझिए आपने 16 QAM का प्रयोग किया था तो आप 16 QAM का डिमॉडुलेशन में प्रयोग करोगे, उसके पहले आप डाउन कन्वर्ट करोगे उसके स्पेसिफिकली फ्रीक्वेंसी पे। जैसे यहाँ तो आपने सेग्रीगेट कर दिया पूरी फ्रीक्वेंसी में, नैरो बैंड फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर का प्रयोग करके, उसके बाद फिर आप उसके पहले डाउन कन्वर्ट करोगे स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे f0, जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी f0 डिफाइन किया, f0 पे, f1 पे, fn-1 पे, और उसके बाद फिर आप उसको डीमॉडुलेट करोगे। समझिए आपने 16 QAM का प्रयोग किया था ट्रांसमीटर पे, तो रिसीवर पे भी आप 16 QAM का डीमॉडुलेशन का प्रयोग करोगे जो हमने सिंगल कैरियर सिस्टम में देखा था। उसकी वजह से आपका जो हर एक
मल्टी कैरियर स्ट्रीम है रिसीवर पे, उसकी डेटा रेट जो आपको मिलेगी वो r/n बिट्स पर सेकंड है। समझिए आपने 1 गीगाबिट्स पर सेकंड में आपने भेजा था, अगर n की वैल्यू 100 है तो यहाँ पर आपकी मिलेगी 10 मेगाबिट्स पर सेकंड, यहाँ पर भी 10 मेगाबिट्स पर सेकंड, यहाँ पर भी आपको 10 मेगाबिट्स पर सेकंड। फिर आप इसे कंबाइन करोगे टोटल तो आपको रिसीवर पर जो डेटा मिलेगा वो 1 गीगाबिट्स पर सेकंड होगा। तो बहुत सिंपल है, देखा हमने कि आपने ट्रांसमीटर में भी 1 मेगाबिट्स पर सिंबल भेजा, 1 मेगाबिट्स पर सेकंड भेजा था, रिसीवर पे भी आपको 1 मेगाबिट्स पर सेकंड मिल गया। बट आपने मेन डिफरेंस सिंगल कैरियर और मल्टी कैरियर में है, सिंगल कैरियर में आपने डेटा एज इट इज भेजा था, जैसे 1 गीगाबिट्स पर सेकंड का आपने बस सिंपली इसको मॉड्यूलेट किया और उसको भेज दिया। रिसीवर आप मल्टी कैरियर ट्रांसमिशन में क्या करते हो, आप उसे पहले ब्रेक करते हो मल्टी कैरियर स्ट्रीम्स में। अगर आपने एन की वैल्यू 100 ली है तो हर एक जो सब स्ट्रीम होती है मल्टी कैरियर इसमें, वो हर एक सब स्ट्रीम की जो डेटा रेट होगी वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड होगी। उसे फिर आप मॉड्यूलेट करोगे, अगर बीपीएस के मॉड्यूलेट किया तो आपके 10 मेगा सिंबल्स पर सेकंड जनरेट होगी, अगर समझिए आपने क्यूपीएस के से मॉड्यूलेट किया तो वो 5 मेगा सिंबल्स पर सेकंड जनरेट होगी, अगर 16 QAM से मॉड्यूलेट किया तो 2.5 मेगा सिंबल्स पर सेकंड जनरेट होगी। फिर रिसीवर पे वही प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। रिसीवर पहले आप हर एक सब कैरियर के बैंड्स को अलग करोगे F0, F1, Fn-1 में, फिर उसके बाद आप उसे डाउन कन्वर्ट करोगे स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज पे F0, F1 और Fn-1, फिर आप उसे डिमॉड्यूलेट करोगे और उस डिमॉड्यूलेट जैसे मैंने बताया अगर बीपीएस के मॉड्यूलेशन होता तो आप बीपीएस के डिमॉड्यूलेशन यूज करोगे, तो आपको अगर 10 मेगा सिंबल्स पर सेकंड मिल रहा था आपको 10 मेगा बिट्स पर सेकंड मिलेगा। अगर आपने समझिए क्यूपीएस का प्रयोग किया था तो आपको यहाँ पर अगर 5 मेगा सिंबल्स पर सेकंड मिल रहा था हर एक पैरेलल सबस्ट्रीम में, तो आउटपुट में आपको 10 मेगा बिट्स पर सेकंड मिलेगा। फिर ऐसे ही करके 16 QAM का अगर आपने प्रयोग किया था तो आपको अगर इनपुट पे 2.5 मेगा सिंबल्स पर सेकंड मिल रहा है तो आउटपुट में 10 मेगाबिट्स पर सेकंड मिलेगा। तो आपको जैसे आपको 10 मेगाबिट्स पर सेकंड मिला, आपने n = 100 का प्रयोग किया तो आउटपुट में जो आपको मिलेगा 10 × 100 1 गीगाबिट्स पर सेकंड। तो ये एक मेजर डिफरेंस है सिंगल कैरियर और मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगा। कंसिडर अ मल्टी कैरियर सिस्टम विद अ टोटल पास बैंड बैंडविड्थ ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। तो इसमें जो बैंडविड्थ दिया हुआ है सिग्नल की वो 1 मेगाहर्ट्ज है। सपोज द सिस्टम ऑपरेट्स इन अ सिटी विद चैनल डिले स्प्रेड ऑफ TM 20 माइक्रोसेकंड्स। तो ये बताया गया कि आपकी जो ये सिस्टम है वो एक सिटी में ऑपरेट करती है जहां पर आपका चैनल डिले स्प्रेड है वो 20 माइक्रोसेकंड है। तो क्वाइट ऑब्वियस है, आपके अगर आप बैंडविड्थ देखोगे BS = 1 मेगाहर्ट्ज है, TM = 20 माइक्रोसेकंड है। अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन भी करूं 1 मेगाहर्ट्ज में आपको जो डेटा रेट रिक्वायरमेंट होगी, अगर मैं RS की बात करूं तो आप मैक्सिमम डेटा इसमें भेज सकते हो 1 मेगा सिंबल्स पर सेकंड, ठीक है। और इसकी वजह से आपको जो TS की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 1 मेगा सिंबल्स पर सेकंड, यानी अराउंड 1 माइक्रो सेकंड। तो आप देखोगे TM की जो वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा है TS के मुकाबले। तो सिंगल कैरियर सिस्टम्स में ये एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल हो जाता था, क्योंकि ये कंडीशन आप देखा, क्योंकि आपके जो डिले स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिंबल ड्यूरेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपका सिंबल ड्यूरेशन डिले स्प्रेड से काफ़ी कम है तो आप जनरली डिले स्प्रेड के मुकाबले काफ़ी कम है तो जनरली आप इसे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें बताया गया है कि अगर मैं कितने सब चैनल्स इसको ज़रूरत पड़ेंगे ताकि ये फ्लैट फीडिंग चैनल बने और इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट फीडिंग हर चैनल में मिले। तो हमने ये पहले देखा कि सिंगल कैरियर सिस्टम्स अगर एसएसटी हम लोग ये किया होता तो ऑब्वियसली ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल होता और इसमें इररिड्यूसिबल एरर फ्लोर होता था। अब हमें ये पता करना है कि हम n की वैल्यू क्या रखें ताकि जो सिंगल कैरियर सिस्टम्स को हम एक फ्रीक्वेंसी फ्लैट फीडिंग चैनल सिस्टम में कन्वर्ट कर सके मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का प्रयोग करके। तो अगर आपको याद होगा, अगर आप में फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल नहीं चाहिए, हमें फ्लैट फीडिंग चैनल चाहिए, तो जनरली आपकी TS की जो वैल्यू है, अगर मैं सिंबल ड्यूरेशन की बात करूं, TN की वैल्यू जनरली 10 टाइम्स TM होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इक्वेशन 2 जब हमने फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल वगैरह के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि आपकी जो सिंबल ड्यूरेशन है जनरली वो अगर 10 टाइम्स डिले स्प्रेड से ज़्यादा हो तो बराबर हो अप्रॉक्सीमेटली, तो हम इसे फ्रीक्वेंसी फ्लैट फीडिंग चैनल कह सकते हैं। तो TM की वैल्यू आपकी दी गई है 20 माइक्रोसेकंड, यानी आपकी OFDM सिंबल ड्यूरेशन है वो अराउंड 200 माइक्रोसेकंड्स होनी चाहिए। यानी आपकी जो
मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन है उसकी सिंबल ड्यूरेशन जो है जनरली 200 माइक्रोसेकेंड्स होनी चाहिए। जब ये 200 माइक्रोसेकेंड्स ये होगी तो बेसिकली जैसे हमने देखा आपकी जो ये रिक्वायरमेंट है 1 सो ये, और हमको पता है कि जो bn है वो 1/tn है, यानी जो सब कैरियर स्पेसिंग हर एक बैंडविड्थ जो सब कैरियर की होगी वो 1/tn है। क्योंकि आपने ये लिया है तो bn की जो वैल्यू हो जाएगी 200 माइक्रोसेकेंड्स, ये हो जाएगी आपकी 5 किलो हर्ट्ज। तो आप गौर से देखो आपकी हर एक सब चैनल की बैंडविड्थ कितनी कम हो गई है। आपकी अगर आपकी सिंबल ड्यूरेशन जो रिक्वायरमेंट आपकी हर एक मल्टी 200 माइक्रोसेकेंड्स हो गई है, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हर एक सब चैनल की काफ़ी कम हो गई है 5 किलो हर्ट्ज। तो हमें अगर n निकालना है तो n जो हमने देखा टोटल बैंडविड्थ आपको दी गई है 1 मेगाहर्ट्ज BS, और हम हम एज्यूम करें सब कुछ आइडियल है और अल्फा की वैल्यू जो रोलो फैक्टर की वैल्यू 0 है तो हम जनरली इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/tn। तो n की वैल्यू जो होगी BS/bn वो आ जाएगी 200, यानी आपको n 200 चाहिए ताकि आप हर एक चैनल पे एक फ्लैट फेडिंग को महसूस कर सके। तो इसका मैं अगर पिक्टोरियल ड्रॉ करूंगा बहुत सिंपल है। तो अगर सिंगल कैरियर सिस्टम्स होता था, अगर समझिए मैंने एस ऑफ टी भेजा है, क्योंकि एस ऑफ टी की जो बैंडविड्थ थी वो 1 मेगाहर्ट्ज थी और आपकी चैनल है वो TM है, उसकी जो डिले स्प्रेड है वो 20 माइक्रोसेकेंड है। जो आपको रिसीवर Y2 मिलता था वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड होता था, उसमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होता था क्योंकि आपकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, वेयर एज आपका डिले स्प्रेड इसकी बैंडविड्थ करस्पॉन्डिंगली आपकी जो सिंबल ड्यूरेशन थी वो, अगर सिंबल ड्यूरेशन की बात करूँ तो वो 1 माइक्रोसेकेंड थी, लेकिन आपकी जो डिले स्प्रेड है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर, तो ये आपको इंटर सिंबल इंटरफेरेंस रिसीवर पे ऑब्वियसली मिलता ही था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको सिंगल कैरियर सिस्टम्स को एक मल्टी कैरियर सिस्टम्स में ब्रेक कर देता हूँ। तो समझिए मैंने एस ऑफ टी सेम है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंगल कैरियर सिस्टम्स को एक मल्टी कैरियर सिस्टम्स में ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ n स्ट्रीम्स है, ये जो n स्ट्रीम्स है ना, हर एक स्ट्रीम में मैंने क्या बोला है कि हर एक स्ट्रीम का जो अब वो डेटा रेट होगा और ये सिंबल ड्यूरेशन होगा वो TS/200 होगा। सॉरी, हर एक स्ट्रीम का जो डेटा रेट होगा वो, जो इसमें अगर 1 मेगाहर्ट्ज की रिक्वायरमेंट थी और हर एक स्ट्रीम का जो डेटा बैंडविड्थ होगी वो B/200 हो जाएगी। यानी आपकी जो ओरिजिनल बैंडविड्थ थी 1 मेगाहर्ट्ज है, अब वो हो गई है हर एक स्ट्रीम की 5 किलोहर्ट्ज, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपका सिंबल ड्यूरेशन है हर एक स्ट्रीम की वो 1/5 किलोहर्ट्ज इक्वल टू 200 माइक्रोसेकेंड हो गई। अब ये जब इस चैनल से पास होगी, जिस चैनल में आपकी जो डिले स्प्रेड थी वो 20 माइक्रोसेकेंड है, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो TN की वैल्यू है वो काफ़ी कम है TM के मुकाबले। तो जनरली जो रिसीवर पे आपकी जो रिसीव होगी, अगर मैं Y(t) से डिनोट करता हूँ तो जनरली उसमें कोई इंटर सिंबल इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो एक फ्लैट फीडिंग चैनल होगा। तो इस एग्जाम्पल आपको दर्शाता है कि जैसे आपने सिंगल कैरियर सिस्टम्स को मल्टी कैरियर सिस्टम्स में ब्रेक कर दिया, हर एक मल्टी कैरियर सिस्टम की बैंडविड्थ ओरिजिनल बैंडविड्थ से काफ़ी कम हो गई, उसकी वजह से सिंबल ड्यूरेशन में काफ़ी वो सिंबल ड्यूरेशन बढ़ गया है, और उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी जो सिंबल ड्यूरेशन है हर एक पैरेलल स्ट्रीम की वो बहुत ज़्यादा है डिले स्प्रेड के मुकाबले, तो हर एक जो सबस्ट्रीम है वो एक फ्रीक्वेंसी फ्लैट और वो एक फ्लैट फेडिंग चैनल महसूस करेगा। उसकी वजह से कोई रिसीवर पे इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी नहीं होगा और डिस्टॉर्शंस भी नहीं होगा। डेटा रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डेटा रेट जो ओरिजिनल सिंगल कैरियर सिस्टम्स था वो इसमें भी वही मिलेगा, बट इसमें आपको एक फायदा मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस में, आपको कोई रिसीवर पे डिस्टॉर्शंस नहीं मिलेगा, कोई फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फीडिंग नहीं होगी, कोई इंटर सिंबल इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी दर्शाया है। तो n इक्वल टू 200 सब चैनल्स आर नीडेड फॉर फ्लैट फीडिंग। इसमें एक गौर फरमाने की ये चीज़ है कि जनरली हम आगे जाके पढ़ेंगे कि OFDM जो सिस्टम होता है वो एक वेरिएशन है मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का। अभी तो हम सिर्फ मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम इसका वेरिएशन जो इसके अपडेटेड वर्जन जिसे हम ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं वो पढ़ेंगे। उसमें जनरली हम IDFT DFT का प्रयोग करते हैं, इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का, और उसमें जो नंबर ऑफ बिन्स होते हैं वो जनरली 2 टू द पावर कुछ होते हैं। 2 टू द पावर अगर मैं इमेजिन करूँ n,
होते हैं। तो 200 सबसे पहले हम एज इट इज प्रयोग नहीं करेंगे, हम जनरली इसका जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो 256 होता है। तो अगर मैं n की वैल्यू 8 ले लूँ, 2 to the power 8 विल बी इक्वल टू 256। तो जनरली हम n इक्वल टू 256 का प्रयोग करेंगे बजाय n इक्वल टू 200, बिकॉज DFT IDFT मल्टीप्लीकेशंस के लिए हम जनरली 2 to the power n का प्रयोग करते हैं। ये हम आगे जाके OFDM जब पढ़ेंगे तब और गौर से देखेंगे। तो कुछ ऑथर्स ये पिक्टोरियल का भी प्रयोग करते हैं मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस दर्शाने के लिए। जैसे मैंने बताया कि आपका डेटा आ रहा है, पहले आप QAM से मॉड्यूलेट कर लेते हो, फिर फिल्टर लगाते हो, फिर F0 to FN-1 बिन्स में सेग्रीगेट करते हो, फिर बैंड पास फिल्टर का प्रयोग करके उसे सम करके आप ट्रांसमिट कर देते हो, फिर आप कन्वर्ट करते हो। उसके बाद ये सेम सिस्टम है जो मैंने अभी तक बताया था मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस का। कुछ ऑथर्स इसको अन्य तरीके से भी बताते हैं, बट रिजल्ट दोनों का सेम है। सिमिलरली रिसीवर साइड में आप क्या करोगे, पहले RF को डाउन कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसे बैंड पास फिल्टर में प्रयोग करोगे, जैसे हमने बताया था F0 F1 FN-1 में एग्रीगेट करोगे सब चैनल्स को, फिर आप उसे F0 FN-1 हर एक फ्रीक्वेंसी बिन में उसको अलग करोगे। उसके बाद आप एक लो पास फिल्टर का प्रयोग करोगे, फिर डीमॉड्यूलेट करोगे। समझिए आपने 16 QAM भेजा था, आप 16 QAM का डीमॉड्यूलेशन का यूज़ करोगे, फिर आप बिट्स को कन्वर्ट करोगे, फिर ऑटोमेटिकली आपको डेटा जो एंड में मिलेगा वो बिट्स पर सेकेंड में मिलेगा। तो समझिए आपने यहाँ पर 1 गीगाबिट्स पर सेकंड भेजा था, रिसीवर पे भी आपको 1 गीगाबिट्स पर सेकंड मिलेगा, बट ये आपको पूरा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम जो अभी तक हमने पढ़ा है, जहां आप एक सिंगल कैरियर सिस्टम्स को मल्टीपल कैरियर्स में ब्रेक करते हो, उसे आप भेजते हो। मॉड्यूलेशन के बाद, फिल्टरिंग के बाद रिसीवर में भी आप वही यूज़ करते हो, बैंड पास फिल्टर का प्रयोग करके उसको हर एक सब कैरियर को डीमॉड्यूलेट करते हो स्पेसिफिकली बिन्स में, और उसके बाद जब बिट्स को आप फिर से कंबाइन करके रिसीवर पे रिसीव करते हो। ये हम आगे जाके OFDM जब पढ़ेंगे तब और गौर से देखेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।